स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देश को जाने जर्मनी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सबसे डेवलप्ड नेशंस में गिना जाता है। दो वर्ल्ड वॉर्स में हारने के बाद भी आज वो इतना डेवलप्ड है कि अमेरिका और रशिया जैसे देशों से भी लोग वहां जॉब करने के लिए आते हैं। जी हां, आज की वीडियो में हम जिस दिलचस्प कंट्री की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जर्मनी। तो आइए यूरोप का दिल कहे जाने वाले जर्मनी के बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं इसके उतार चढ़ाव भरे इतिहास को, जानते हैं यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और बात करेंगे इसकी इकोनॉमी के बारे में। लेकिन शुरू करते हैं इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को समझने से। ज्योग्राफी ऑफ जर्मनी। दोस्तों, मैप में देखा जाए तो जर्मनी इंडिया से 6,748 किलोमीटर्स दूर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इसका मेनलैंड 51.1657 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ और 10.4515 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। इसका पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये यूरोप के सेंट्रल वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। 3,56,959 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ ये नॉर्थ में बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और डेनमार्क, ईस्ट में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रिया, साउथ में स्विट्जरलैंड और फ्रांस, वेस्ट में लग्जमबर्ग और बेल्जियम और नॉर्थ वेस्ट में नेदरलैंड्स के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। डेनमार्क के साथ अपने नॉर्थ बॉर्डर से साउथ में एल्प्स तक 853 किलोमीटर्स तक फैला ये यूरोप का 6th सबसे बड़ा देश है। जर्मनी को ज्योग्राफिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, नॉर्दर्न प्लेन्स। दूसरा, साउथ बॉर्डर रीजन जिसका सरफेस ग्लेशियल है। तीसरा, इंटरमीडिएट प्लेटो और माउंटेनस रीजन जहां हार्ज और थुरिंगियन माउंटेन्स स्थित हैं। और चौथा, नॉर्थ में एल्प्स और फोरग्राउंड जहां जर्मनी की हाईएस्ट पीक द ज़ूगस्पीत्ज़र स्थित है जिसकी ऊंचाई 2,963 मीटर है। वहीं साउथ वेस्ट में ब्लैक फॉरेस्ट और जूरा माउंटेन स्थित हैं। इस तरह हम देखें तो जर्मनी में आप जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर उठोगे। कहने का मतलब है कि जर्मनी का नॉर्दर्न साइड प्लेन एरिया है और जैसे जैसे हम सदर्न साइड की तरफ जाते हैं तो आपको माउंटेन्स मिलते जाते हैं और ओवरऑल टेम्परेचर भी काफी हद तक गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि यहां पर हैं एल्प्स माउंटेन्स। ये माउंटेन्स फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड तक और इटली से लेकर ऑस्ट्रिया तक फैले हुए हैं। अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो जर्मनी का ज्यादातर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर यहीं पर होता है। जर्मनी का ये एरिया बहुत ही फ्लैट है। जर्मनी में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के बीच वाले कॉरिडोर से विंड्स का स्क्वीज्ड होकर तेज गति से इस तरफ आना। ये टॉर्नेडो सबसे ज्यादा जर्मनी के प्लेन एरिया में आते हैं। जर्मनी के क्लाइमेट की बात करें तो ये सेंट्रल यूरोप के टेम्परेट क्लाइमेट जोन में स्थित है। हालांकि अलग अलग रीजन्स में कुछ लोकल फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेट में वेरिएशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि जर्मनी के नॉर्थ में स्थित नॉर्थ सी और बाल्टिक सी की वजह से यहां हल्की ठंड और ज्यादा बारिश होती है। वहीं वेस्ट में आपको अटलांटिक सी का प्रभाव दिखता है। आप जितना साउथ वेस्ट साइड जाओगे क्लाइमेट उतना ही कॉन्टिनेंटल होगा। यहां स्नोई विंटर और ड्राई समर्स नोटिसेबल होती हैं। साउथ में एल्प्स की वजह से हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफी ठंड होती है। जर्मनी की रिवर्स की बात की जाए तो यहां बहुत सी नदियां बहती हैं, जैसे राइन, डैन्यूब, एल्बा, मेन, ओडर, स्प्री, वेजर, एम्स और ज़ाले। लेकिन इनमें से 4 मुख्य रिवर्स हैं और ये हैं डैन्यूब, राइन, एल्बा और मेन। इन सभी में डैन्यूब सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे यूरोप की 2nd सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बता दें कि यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा है और ये रशिया की कैपिटल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच बहती है। वहीं डैन्यूब 10 देशों से होकर गुजरती है। ये जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा, एरिट्रिया और रोमेनिया में बहती है। इसके बाद जर्मनी की 2nd लार्जेस्ट रिवर राइन है। इसके बाद आती है एल्बा रिवर। ये चेक रिपब्लिक से जर्मनी की तरफ आती है और आखिर में आती है मेन। ये राइन रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मेन रिवर बहुत ही पोम्स और पेंटिंग्स के सेंटर में रही है।
बता दें कि इनमें से ज्यादातर रिवर्स ब्लैक सी में गिरती हैं। हम यहाँ रिवर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी के विकास में इन रिवर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जर्मनी के पास दुनिया का सबसे डेवलप्ड इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जर्मनी में सबसे ज्यादा रिवर्स का ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही यहाँ के रिवर्स टूरिज्म को भी बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी प्राइमरी सोर्स है। जर्मनी की फ्लोरा और फौना की बात की जाए तो जर्मन गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। जर्मनी में 97 नेचर रिजर्व्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ब्लैक फॉरेस्ट है। जर्मनी में 2 मेजर अनस्पॉइल्ड हैबिटेट्स एरिया भी हैं। इसमें पहला फ्लैट नॉर्दर्न कोस्ट है, जो सी लाइफ और वेडिंग बर्ड्स का घर है। दूसरा साउथ में लोकेटेड फॉरेस्टेड हिल्स और माउंटेन्स का एरिया है, जो वाइल्ड कैट्स, बो, आइबेक्स और दूसरे लार्ज मैमल्स का घर है। जर्मनी की लेक्स और वेटलैंड्स कई माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए स्टॉपओवर पॉइंट्स हैं। जर्मनी का 25% एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, जिसमें से ज्यादातर फॉरेस्ट्स माउंटेनस एरियाज में हैं और 2/3 कोनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जर्मनी की सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यहाँ व्हीट, बार्ली, ओट्स, मस्टर्ड, शुगर बीट, पोटैटो एटसेट्रा मेन फूड क्रॉप्स की तरह कल्टीवेट किए जाते हैं। इनके अलावा लिनसीड, टोबैको, फ्लैक्स और सनफ्लावर यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। यहाँ डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग भी काफी डेवलप्ड है। जर्मनी के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, आयरन, पोटैश, कॉपर, जिंक, निकल, यूरेनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रोर वैली में सबसे ज्यादा कोल मिलता है, इसीलिए इसे ब्लैक कंट्री ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। सार बेसिन, आखन बेसिन और कोलोन यहाँ की अन्य प्रमुख कोल फील्ड्स हैं। नॉर्थ सी से पेट्रोलियम और नेदरलैंड्स के बॉर्डर एरिया से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होता है। अगर बात करें जर्मनी की पॉपुलेशन की, तो पूरे यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। याद रखिए, हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, न कि यूरोप की। वहीं जर्मनी यूरोप का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। जर्मनी में टोटल 16 स्टेट्स हैं और इसकी कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, हमेशा से वो ऐसा नहीं था। एक समय पर जर्मनी कई छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था। फिर आखिर कैसे ये सब एकजुट होकर जर्मनी का निर्माण करते हैं, इसे जानने के लिए आइए जर्मनी के इतिहास की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। दोस्तों, वो एरिया जिसे आज हम सब जर्मनी के नाम से जानते हैं, वहां कई सेंचुरीज तक जर्मेनिक ट्राइब्स बसे हुए थे। जर्मनी पहली बार शार्लेमानिया के शासन के तहत फ्रैंकिश एम्पायर का हिस्सा बना। बता दें कि शार्लेमानिया को फादर ऑफ द जर्मन मॉनर्की माना जाता है। एक लंबे समय तक जर्मनी का काफी बड़ा हिस्सा होली रोमन एम्पायर का पार्ट रहा। 18th सेंचुरी के अंत तक जर्मनी 300 से अधिक हिस्सों में बंटा हुआ था, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है और वो इनडायरेक्ट वे में जर्मनी के एकीकरण की जमीन तैयार कर देता है। दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 300 से अधिक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग तैयार कर दिया था। इसे कन्फेडरेशन ऑफ राइन नाम दिया गया था। 1815 में हुए बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है और उससे उसका एम्पायर छीन लिया जाता है और इसी के साथ नेपोलियन द्वारा बनाया गया कन्फेडरेशन ऑफ राइन भी वियना कांग्रेस द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया को इस कन्फेडरेशन का लीडर बनाया गया। 1815 से 1850 तक जर्मनी ऑस्ट्रिया के ही अंडर रहा, लेकिन जर्मनी के लोगों में नेशनलिज्म की भावना का प्रसार हो चुका था और उसको अब खत्म कर देना मुमकिन नहीं था। इस बीच जर्मन यूनिफिकेशन के कई प्रयास किए गए। हालांकि 1862 तक इसमें बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन 1862 में ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशा के चांसलर बने और जर्मन यूनिफिकेशन को गति मिली। बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़कर पूरे जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधा। 18 जनवरी 1871 को प्रशा के एम्परर विल्हेम I यूनिफाइड जर्मनी के एम्परर बन जाते हैं। यूनिफिकेशन के बाद से ही जर्मनी तेजी से प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। इटली की तरह ही जर्मनी में भी आर्ट्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, म्यूजिक और इंडस्ट्री के एरिया में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जर्मनी मॉडर्न होना शुरू हुआ
और देखते ही देखते यूरोप के एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री पावर के रूप में उभरने लगा। 1888 में जर्मनी में विल्हेम II के शासन की शुरुआत होती है। एम्परर विलियम II उस समय के सबसे बड़े एम्पायर यानी ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जर्मनी को सबसे स्ट्रांग पावर के रूप में देखना चाहते थे। ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए ही जर्मनी में नेवी की स्थापना की गई। 1890 में विल्हेम II ने इंटरनेशनल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत जर्मनी भी कॉलोनीज की रेस में compete करने लगा। यहां से दूसरे देशों ने जर्मनी को एक इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इंटरनेशनल सिचुएशन अनस्टेबल हो गई। 1914 में हुए वर्ल्ड वॉर I के कारणों में यह भी एक बड़ा कारण था। इस वॉर में जर्मनी सेंट्रल पावर्स का पार्ट रहा और बुरी तरह से हार गया। इस हार के साथ ही जर्मनी में इंपीरियल मॉनर्की का अंत हुआ और वाइमार रिपब्लिक की शुरुआत हुई। जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई पर भी साइन करना पड़ा, जो एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। वाइमार रिपब्लिक अपने नागरिकों को बढ़ती महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और राइज होते अल्ट्रा नेशनलिज्म से नहीं बचा पाई। इन्हीं सब कारणों से जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जैसे निरंकुश शासक का उदय हुआ। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हिटलर की नीतियों ने किस तरह न सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरे विश्व को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के साथ ही जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया। दरअसल जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट पर यूएसए, यूके और फ्रांस का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो चुका था। वहीं ईस्टर्न साइड को यूएसएसआर डोमिनेट कर रहा था। कोल्ड वॉर की वजह से ये दोनों ही साइड्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। वेस्टर्न जर्मनी यूएस एड की मदद से तेजी से डेवलप होना शुरू हो जाता है, वहीं ईस्टर्न जर्मनी के हालात खराब होते चले जाते हैं। ईस्टर्न जर्मनी में इसके अगेंस्ट आवाजें उठने लगती हैं और आखिरकार 1990 में एक बार फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में एस्टैब्लिश्ड वॉल को गिरा दिया जाता है, जो इसे वेस्ट और ईस्ट बर्लिन में डिवाइड करती थी, और यह इवेंट जर्मनी के यूनिफिकेशन को सिंबलाइज करता है। जर्मनी के इतिहास को तो हमने ब्रीफ में समझ लिया। आइए अब बढ़ते हैं इसके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी। जर्मनी एक डेमोक्रेटिक, फेडरल, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक नेशन है, जिसमें मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पावरफुल रीजनल और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। जर्मनी में साल 1949 से मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी SPD डोमिनेट कर रही हैं। जर्मनी की जुडिशियल ब्रांच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ज्यादा इंडिपेंडेंट है, जबकि एग्जीक्यूटिव के प्रोमिनेंट मेंबर्स के लिए लेजिस्लेचर का भी मेंबर होना आम बात है। जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम 1949 के कॉन्स्टिट्यूशन ग्रूंडगेसेट्स यानी बेसिक लॉ द्वारा डिटरमिन्ड है। 1990 में जर्मन यूनिफिकेशन के दौरान इसके कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर रिवाइज किया गया और कुछ माइनर अमेंडमेंट्स के साथ आज प्रभावी है। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन एंड सिविल राइट्स की एक एक्सटेंसिव लिस्ट के साथ इंडिविजुअल लिबर्टी के प्रोटेक्शन पर जोर देता है और फेडरल और स्टेट के साथ साथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस में पावर्स को डिवाइड करता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सबसे पावरफुल ऑफिशियल फेडरल चांसलर है, जो स्टेट के हेड के रूप में काम करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। चांसलर के अलावा जर्मन गवर्नमेंट एक फेडरल प्रेसिडेंट का भी चुनाव करती है, जो मुख्य रूप से सेरेमोनियल कैपेसिटी में कार्य करता है। जर्मनी में भी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जिसके तहत लोअर हाउस यानी बुंडesटाग में 709 सीट्स हैं और अपर हाउस यानी बुंडेसराट 16 फेडरल जर्मन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। बुंडेस्टाग और बुंडेसराट के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक फेडरल कन्वेंशन फॉर्म करते हैं, जो सीक्रेट बैलेट द्वारा फेडरल प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुनती है। वहीं जर्मन चांसलर आमतौर पर हर 4 साल में होने वाले जर्मन इलेक्शंस में जीतकर आने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है। इन इलेक्शंस में वोटर्स 2 वोट डालते हैं। पहला एक स्पेसिफिक कैंडिडेट के लिए, जिसे निर्वाचित यानी इलेक्ट होने के लिए इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोट लेने की जरूरत होती है। दूसरा वोट पार्टी लिस्ट के लिए होता है। इन वोट्स का इस्तेमाल ये इंश्योर करने के लिए होता है कि पार्टीज को उनके वोटिंग परसेंटेज के अनुरूप ही सीट्स प्राप्त हों। प्रेसिडेंट और चांसलर का एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होना जरूरी नहीं है। बात अगर पार्टीज की हो रही है तो बता दें कि जर्मनी में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके नाम हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स CPD, सोशल डेमोक्रेट्स SPD, ग्रीन्स, फ्री डेमोक्रेट्स FDP,
डी लिंका, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD। हालांकि पिछले 70 सालों से दो पार्टीज जर्मन सेंट्रल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही हैं और वो हैं CPD और SPD। ये तो बात हुई जर्मनी की पॉलिटिक्स की। अब बात जर्मनी की इकोनॉमी की। इकोनॉमी ऑफ जर्मनी। दोस्तों, जर्मन इकोनॉमी आज यूरोपियन यूनियन की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP 3.6 ट्रिलियन US है, जो इसे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा गुड्स एक्सपोर्टर भी है। जर्मनी की मेजर इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मशीनरी इंडस्ट्रीज आती हैं। जर्मन इंजीनियरिंग अपनी हाई क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जर्मनी का कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया के टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे Audi, Volkswagen, Daimler, Opel, BMW etc. जर्मनी में ही एस्टैब्लिश्ड हैं। इसी के साथ जर्मनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसमें सीमेंस फर्म इंटरनेशनली सबसे फेमस है। वहीं जर्मन केमिकल इंडस्ट्री पिछले 100 सालों से भी पुरानी है। ये पहले कोल, लिग्नाइट, रॉक सॉल्ट और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब ये केमिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिमर्स, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करता है। केमिकल प्लांट्स ज्यादातर रूर रीजन और राइन एरिया में लोकेटेड हैं। इसके अलावा जर्मनी की दूसरी मेजर इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड फूड्स, ऑप्टिकल एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट प्रमुख हैं। जर्मनी की एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके नॉर्थ में जितनी भी उपजाऊ भूमि है उसमें व्हीट, शुगर बीट, मस्टर्ड क्रॉप और वेरियस टाइप्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन होता है। वहीं साउथ वेस्ट और साउथ के भागों में व्हीट, पोटैटोज, ओट्स जैसे क्रॉप्स का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, जर्मनी दुनिया का सबसे ज्यादा आलू उगाने वाला देश है। एग्रीकल्चर के लिए यहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन के साथ ही यहां कैटल रेयरिंग और फिशरीज भी लार्ज स्केल पर की जाती है। बता दें कि फिशरीज का बिजनेस मेनली नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में किया जाता है। यहां सबसे ज्यादा कॉड, हेरिंग और हेड फिश पाई जाती हैं। जर्मनी में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज को देखें तो यहां इनकी वैरायटी थोड़ा कम है। मुख्य तौर पर यहां कोल ही मिलता है। रूर रीजन, सार के कुछ एरिया, आखन और इबन-बूरन में बिट्यूमिनस यानी सॉफ्ट कोल मिलता है। पोटैश और रॉक सॉल्ट भी यहां बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिनका इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा यहां कुछ एरियाज में लिग्नाइट या ब्राउन कोल, आयरन ओर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन और यूरेनियम भी मिलता है। नॉर्थ जर्मनी में नेचुरल गैस के भंडार हैं, तो एसन, डुसेलडोर्फ, डॉर्टमुंड, बोखम, ड्यूइसबर्ग, सोलिंगन, रेमशेल्ड और क्रेफेल्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स हैं। कोल के अलावा यहां एनर्जी रिसोर्सेज स्मॉल स्केल पर हैं। जर्मनी के पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मामूली भंडार है। यहां इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन कोल से किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का दूसरा मेजर सोर्स हैं। बवेरियन एल्प्स की कुछ रिवर्स का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। वहीं विंड एनर्जी प्रोडक्शन में जर्मनी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था जर्मनी। हमने देखा कि ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जर्मनी कितना मजबूत है। हमने ये भी जाना कि जर्मनी ने शुरू से यहां तक आने में कितना स्ट्रगल किया है। शुरू से अंत तक देखें तो जर्मनी कितनी ही बार टूटा और कितनी ही बार एक हुआ। 2 वर्ल्ड वॉर के एकदम सेंटर में रहने के बाद भी जर्मनी ने आज अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि आज के समय में वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे डेवलप्ड नेशन बन गया है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।